लोग मुझे कबाड़िया कहकर हकारत से देखते थे। एक दिन एक बड़े बंगले से रद्दी खरीदी जिसमें पुरानी किताबें थीं। मैंने घर आकर वो किताबें अलग की तो एक किताब के अंदर से पुराने जमाने के बॉन्ड्स निकले। मैं चाहता तो अमीर हो सकता था, लेकिन मैंने वो अमानत वापस करने का फैसला किया। जब मैं वापस इस बंगले पर गया तो पता चला वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और घर बिकने वाला है। मेरी ईमानदारी ने इनकी जान बचा ली। लेकिन अगले महीने मेरे 40 करोड़ का। मेरा नाम साजिद है। मैं शहर के एक पुराने मोहल्ले में अपनी बीवी रुखसाना और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। मेरे वालिद भी यही काम करते थे। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई थी कि बेटा भूखा रह लेना लेकिन कभी किसी का हक ना खाना। इनकी ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठी हुई थी कि जिंदगी की हर मुश्किल में मुझे रास्ता दिखाती रही। लोग मुझे कबाड़िया कहते थे और शायद इनकी नजर में मेरी इतनी ही हैसियत थी। मैं सुबह सवेरे अपनी पुरानी सी रेड़ी लेकर गली गली घूमता और आवाजें लगाता, रद्दी पुराना सामान कबाड़ बेच दो। अक्सर लोग मुझे देखकर मुंह बना लेते। कुछ तो लोग गुस्से से बाहर निकल आते और कहते कि सुबह सुबह मैंने इनकी नींद खराब कर दी, जबकि मैं तो अपनी रोजी की तलाश में निकलता था। ऐसी बहुत सी बातें मुझे सुनने को मिलती। कुछ ऐसे अंदाज में बात करते जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझ हूँ। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते और 5 दफा बड़े भी इनके साथ हंसने लगते। शुरू शुरू में मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, किसी से भीख तो नहीं मांगता। एक दिन हस्बे मामूल मैं अपनी रेड़ी लेकर एक पोश इलाके में पहुंच गया। वहां बड़े बड़े बंगले थे जिनके बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। ऐसे इलाकों में कभी कभी अच्छी रद्दी मिल जाती, इसीलिए मैं इधर का चक्कर जरूर लगा लेता था। एक बड़े सफेद बंगले के बाहर एक मुलाजिम खड़ा था। मैंने आवाज लगाई तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। सहन बहुत बड़ा था और घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मुलाजिम मुझे एक स्टोर रूम तक ले गया, जहां पुरानी किताबें, अखबार, रसाले और कई किस्म की रद्दी का सामान पड़ा था। इसने कहा, ये सब तोल लो और कीमत बता दो। मैंने सामान देखा तो काफी मिकदार में था। वजन के हिसाब से कीमत लगाई और पैसे देकर सारा सामान अपनी रेडी पर लाद लिया। जाते वक्त मैंने एक नजर घर पर डाली। बंगला तो बहुत शानदार था, लेकिन न जाने क्यों माहौल में एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने हस्बे मामूल सामान अलग करना शुरू किया। कागज एक तरफ, किताबें दूसरी तरफ और बाकी चीजें अलग। पुरानी किताबों में कुछ ऐसी किताबें भी थीं जो बहुत पुरानी और कीमती लग रही थीं। मुझे पढ़ने का शौक था, इसीलिए अक्सर अच्छी किताबें अलग रख लेता। इसी दौरान एक मोटी सी किताब मेरे हाथ में आई। इसके सफ़ात जर्द हो चुके थे। जब मैंने इसे खोला तो अंदर से चंद कागज जमीन पर गिर गए। पहले तो मैं समझा शायद पुराने खतूत हों, लेकिन जब उन्हें उठाकर गौर से देखा तो हैरान रह गया। वो आम कागज नहीं थे, बल्कि पुराने जमाने के बॉन्ड्स थे। मुझे इनके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन इन पर बड़ी बड़ी रकमें लिखी हुई थीं। मैं इन्हें लेकर अपने एक जानने वाले के पास गया जो बैंक में काम करता था। इसने बॉन्ड्स देखे तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसने कई बार इन्हें उलट पुलट कर देखा और फिर बोला, साजिद, तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी बड़ी चीज है? मैंने नफी में सर हिला दिया तो इसने बताया, अगर ये असली हैं तो इनकी मालियत करोड़ों में हो सकती है। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। करोड़ों रुपए, ये लफ्ज मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैं सारी रात जागता रहा। एक तरफ गुर्बत थी, बच्चों की फीस थी, किराए के घर की परेशानी थी, बीवी की दवाइयां थीं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम कि मेरी कई नस्लें आराम से जिंदगी गुजार सकती थीं। शैतान बार बार दिल में वसवसा डाल रहा था कि ये तुम्हें रद्दी में मिले हैं, अब ये तुम्हारे हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हर बार मुझे अपने वालिद की आवाज सुनाई देती कि किसी का हक मत खाना। सुबह हुई तो मैंने फैसला कर लिया, ये अमानत है और मुझे वापस करनी है। जब मैं दोबारा इस बंगले पर पहुंचा तो वहां का मंजर बदल चुका था। गेट के बाहर चंद लोग खड़े थे और अंदर किसी बात पर बहस हो रही थी। मैंने एक मुलाजिम से पूछा तो इसने अफसुर्दा लहजे में बताया कि मालिक साहब शदीद कर्जे में डूबे हुए हैं। बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया है और अगर चंद दिन में रकम जमा ना हुई तो बंगला नीलाम हो जाएगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मालिक से मिलने की दरख्वास्त की। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुला लिया गया। ड्राइंग रूम में एक 55-60 साल के आदमी बैठे थे, जिनके चेहरे पर गहरी परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने अदब से सलाम किया और वो किताब इनके सामने रख दी। फिर बॉन्ड्स निकालकर मेज पर रख दिए। एक लम्हे के लिए इनकी सांस रुक गई।
वो लरसते हुए हाथों से बॉन्ड्स उठाने लगे। इनकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ उतर आई। उन्होंने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोले, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने सारी बात बता दी। चंद लम्हे तक वो खामोश बैठे रहे, फिर इनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बताया कि ये बॉन्ड्स इनके मरहूम वालिद ने कई अरसा पहले खरीदे थे। वक्त के साथ इन्हें भूल गया कि कहाँ रखे थे। घर की हालत खराब हुई तो किसी को याद भी ना रहा कि ये कहाँ हैं। अगर ये ना मिलते, चंद दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाना था। मैंने सुकून का सांस लिया। दिल में खुशी थी कि मैंने सही फैसला लिया। उन्होंने मुझे इनाम देना चाहा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपना फर्ज अदा किया है। वो मेरी बात सुनकर और भी मुतासिर हुए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ बदल जाएगा। इस दिन जब मैं बंगले से वापस आया तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा, अगर मैं वो बॉन्ड्स अपने पास रख लेता तो शायद पैसे तो मिल जाते, लेकिन जमीर का बोझ सारी जिंदगी मेरे साथ रहता। घर पहुंचा तो रुखसाना ने पूछा कि आज कुछ परेशान लग रही हो। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अल्लाह गवाह है साजिद, अगर तुम वो कागज अपने पास रख लेते तो शायद हमारे हालात बदल जाते, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत कम हो जाती। इसकी बात सुनकर मेरे दिल का बोझ और हल्का हो गया। अगले चंद दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। मैं फिर वही रेड़ी लेकर गलियों में घूमता रहा। एक हफ्ते बाद अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ वही बंगले के मालिक थे। उन्होंने कहा, साजिद भाई, अगर वक्त हो तो आज शाम मेरे घर आ जाएं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुकर्रर वक्त पर पहुंच गया। इस बार घर का माहौल पहले जैसा अफसुर्दा नहीं था। इनके चेहरे पर भी पहले से ज्यादा इत्मीनान था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा घर बच गया। बॉन्ड्स की रकम मिल गई और हमने बैंक का कर्जा अदा कर दिया। मैंने जवाब दिया, ये अल्लाह का करम है। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं साजिद, ये तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात की जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी चलाता हूँ। सालों से कबाड़ और फैक्ट्री के जाया शुदा सामान का कारोबार कर रहा हूँ। तुमने जिंदगी भर यही काम किया है और तुम्हारी ईमानदारी पर अब मुझे पूरा यकीन है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं चंद लम्हे खामोश रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूं। उन्होंने मुझे बताया कि इन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मुख्तलिफ इलाकों से सामान खरीदने और गोदामों की निगरानी का काम संभाल सके। तनख्वाह मेरी मौजूदा आमदनी से कई गुना ज्यादा थी। मैंने फौरन हाँ नहीं की। घर जाकर रुखसाना से मशवरा किया। इसने कहा, अल्लाह ने पहली बार कोई अच्छा दरवाजा खोला है। डरने की बजाय कदम आगे बढ़ाओ। अगले दिन मैंने नौकरी कबूल कर ली। शुरू शुरू में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई। मैंने जिंदगी में कभी दफ्तर में बैठकर काम नहीं किया था। मुझे हिसाब किताब की ज्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार था। कंपनी के मालिक, जिनका नाम नुमान साहब था, वो खुद मुझे बहुत सी चीजें सिखाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकॉर्ड संभालना सीख लिया, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से माहिदे करना सीख लिए। सबसे बढ़कर मैंने ये समझ लिया कि छोटा और बड़ा कारोबार दरअसल एतमाद पर चलता है। 6 माह गुजरे तो कंपनी के कई मुलाजिम मुझसे हसद करने लगे। इन्हें लगता था कि एक मामूली कबाड़िया इनके बराबर कैसे आ गया। एक दिन एक मुलाजिम ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं सामान खरीदते वक्त कमीशन लेता हूँ। जब ये बात नुमान साहब तक पहुंची तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ, इसलिए मैं घबराया नहीं। तहकीकात हुई तो हकीकत सामने आ गई। इल्जाम लगाने वाला शख्स खुद कई साल से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था। इसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस दिन नुमान साहब ने सबके सामने कहा, साजिद की सबसे बड़ी ताकत इसकी ईमानदारी है। अगर ये शख्स गलत होता तो मैं अपनी जान से ज्यादा इस पर भरोसा ना करता। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे अपने वालिद याद आ गए। अगर आज वो जिंदा होते तो शायद आज बहुत खुश होते। वक्त गुजरता गया। मेरी तनख्वाह बढ़ती रही। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। किराए के घर से निकलकर एक बेहतर मकान में मुंतकिल हो गए। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मुसलसल मेहनत का फल मिल रहा है। एक दिन नुमान साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, साजिद, मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां इंसान कारोबार से ज्यादा सुकून के बारे में सोचता है। मेरे दोनों बेटे बैरून मुल्क में रहते हैं और कारोबार संभालने में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। मैं हैरत से इन्हें देखने लगा। पार्टनर बनने के लिए सरमाया चाहिए था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरी उलझन समझ ली।
بولے تم اپنی محنت سے اس کی قیمت ادا کرتے رہنا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ریڑھی چلانے والا آدمی کسی بڑی کمپنی کا حصے دار بن سکتا ہے۔ اگلے 2 سال میری زندگی کے سب سے مصروف سال تھے۔ میں صبح سب سے پہلے دفتر پہنچتا، رات کو سب سے آخر میں نکلتا۔ نئے گودام بنائے گئے، دوسرے شہروں میں بھی کام شروع ہوا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی کبھی نہیں بھلائی۔ آج بھی جب میں کسی کباڑ جمع کرنے والے مزدور کو دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے کمپنی کے نچلے درجے کے ملازم اس سے دل سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ ماہ بعد کمپنی نے ایک بہت بڑا سرکاری معاہدہ حاصل کر لیا۔ اس معاہدے سے کاروبار کئی گنا بڑھ گیا۔ جب سال کے آخر میں حساب ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے حصے کی مالیت اب کروڑوں میں بدل چکی تھی۔ وہی لوگ جو کبھی مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب عزت سے سلام کرتے تھے۔ لیکن میرے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دولت مجھے بدل دے۔ ایک دن نعمان صاحب نے مجھے ایک فائل دی اور کہا اسے گھر جا کر آرام سے پڑھنا۔ رات کو میں نے فائل کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس میں کمپنی کی مالیت اور اس سے متعلق دستاویز تھے۔ نعمان صاحب نے اپنی بڑی حصہ داری میرے نام منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فائل کے آخر میں ایک رقم درج تھی۔ اگر تمام اثاثے اور کاروباری حصص شامل کیے جائیں تو میری مجموعی ملکیت کی مالیت تقریباً 40 کروڑ روپے بنتی تھی۔ میں حیران رہ گیا، کہاں میں ایک معمولی سا کباڑیا اور کہاں 40 کروڑ کی پراپرٹی کا حصے دار بن گیا۔ میں دیر تک خاموش بیٹھا ان کاغذات کو دیکھتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حیران تھا۔ بے شک وہ جسے چاہے فرش سے اٹھا کر عرش پر لا سکتا ہے۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا۔ میری ایمانداری کا اتنا بہترین صلہ مجھے ملے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔